करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये कहावत भली भांति सुन रखा होगा। करत करत अभ्यास के, लगातार अभ्यास के द्वारा, है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, आपका जड़ बहुत मजबूत होते चला जाता है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते, बार बार रसरी के पेज से रसरी आवत जाते सिल पर पड़ निशान, यानी भारी बड़े और भारी पत्थरों पर भी निशान बन सकती है। तो मेहनत के बल पर किसी भी चीज को जीता जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर हब एडू में। दिस इज अविनाश चंद्र और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके, जीएस और जीए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी पिछले क्लास में सारा ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर और भी विषयों को लेकर चलें। तो मेरा ये प्रपोजल था कि चलो कुछ विषयों को और सारगर्भित किया जाए, और इसी के पर्पज से हमने आज एक नया इतिहास के इस विषय को बताने का प्रयास करूंगा। तो आज दोस्तों, आज जो हम लोग का सब्जेक्ट होगा, ज्योग्राफी के बजाय आज हिस्ट्री का सिलेबस है। हिस्ट्री को आप लोग देखो, और आज जो मैं बताने वाला हूं वो हिस्ट्री को किस रूप में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या उसका सिलेबस होगा, क्या उसका मापदंड होगा। चाहे आप दरोगा मेंस में देने वाले कैंडिडेट हो, चाहे वो यूपीएससी के कैंडिडेट हो, सिविल सर्विसेज के कोई भी पार्ट्स, बीपीएससी, जेपीएससी, किसी भी पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस के कैंडिडेट हो, सचिवालय के कैंडिडेट हो, बिहार सचिवालय हो, झारखंड सचिवालय हो, दरोगा हो, पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, जितने भी तरह के, जहां भी आपको इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, इवन कि नेट में भी, तो उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आज आप लोगों को व्याख्या कराऊंगा और किस ढंग से पढ़ना है इसके बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग से जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो आप लोग ध्यान रखना कि मैं एकदम जीरो लेवल से शुरू करूंगा और शून्य से शिखर तक ले जाना मेरा पहला मकसद होगा। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को भली भांति स्टार्टिंग टू लास्ट तक देखेंगे, ताकि छोटे से छोटे लेकर बड़े तक हर एक चीजों के बारे में आप लोगों को जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किसी भी प्रश्न का जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, उसको समझने का प्रयास करें। इसके लिए मेरे अनुसार जो है 5W और 1H की को जानना बहुत आवश्यक होता है। 5W क्या होता है, मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं, 5W एंड 1H। तो दोस्तों दिमाग में रखना है 5W क्या होता है। 5W का मतलब होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। मैं लिख दे रहा हूं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, वेयर, है ना। हु आप ले सकते हो, हु। ये 5 चीजों को आप लोगों को समझना होगा, क्या, कब, कहां, क्यों, कौन, ठीक है। और 1H का मतलब हो गया हाउ, इसका मतलब हो गया हाउ। दोस्तों, एक नए तरीके से मैं इतिहास को आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, ताकि आप लोग समझे बारीकी से कि इतिहास क्या होता है। बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और इतिहास एक ऐसे चीजों का नाम है जो बीता हुआ हमारे चीजों से ही रिलेटेड है। इसलिए दोस्तों ध्यान देना, किसी भी क्वेश्चन के नेचर को समझने के लिए 5W और 1H को समझना, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ। आप जब मेंस में एग्जाम में बैठोगे तो मेंस में भी ये सारी प्रक्रियाओं को जो आप भली भांति समझ पाओगे तो काफी आसानी होगी आप लोगों को आंसर शीट लिखने में। तो दोस्तों, अब मैंने ये जो बताया इसको भली भांति आप समझना। अब मैं चल रहा हूं कि इतिहास का मतलब क्या होता है। तो चूंकि आप सभी लोग पढ़ते होंगे इतिहास, इति का मतलब होता है बीता हुआ, और हास का मतलब होता है बीता हुआ, और हास का मतलब होता है कहानियां, अर्थात बीते हुए कहानियों को हम लोग इतिहास कहते हैं। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो इतिहास का प्रयोग विशेषतः 2 अर्थों में किया जाता है। एक है प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं, जो भी प्राचीन काल में या विगत काल में जो घटनाएं घटी है उसे संदर्भित। दूसरा, उन घटनाओं के विषय में धारणा, अर्थात आप बोल सकते हो, यू कैन से हिस्ट्री मीन्स यह निश्चय ही था, मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। या आप कह सकते हो कि प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली जो भी मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी कि ये इतिहास के बारे में कि कौन कौन सा किस प्रकार से काम कर रहा है और इतिहास की क्या द्योतक है। अब मैं चलता हूं, इतिहास को और आगे बढ़ाऊंगा कुछ अलग विद्वानों के द्वारा। इतिहास तो वही है जो हमें अतीत में हुई उन घटनाओं की जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित है, मतलब श्योर एंड सर्टेन वो घटना घटी है। अतः निरंतरता और परिवर्तनीयता का समाविक या सामविक विश्लेषण ही इतिहास है। इतिहास हमारे और हमारे समाज की दशा और दिशा का निर्धारण करता है, भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। अगर मैं अध्ययन के दृष्टिकोण से बात करूं, तो स्टडी के दृष्टिकोण से बात करूं, तो इतिहास को 2 भागों में बांट सकता हूं। एक
इंडियन हिस्ट्री और दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब क्या कि जो भी भारत का इतिहास और दूसरा विश्व का इतिहास। मतलब अगर मैं हिस्ट्री को बोलूं तो हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट इज इंडियन हिस्ट्री एंड सेकंड इज वर्ल्ड हिस्ट्री। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों को पढ़ना है वैसे दिशा और दशा को सही करने के लिए कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, ना कि उन चीजों को हम लोग को पढ़ाई करना है जिसका एग्जाम से कोई लेना देना, कोई भी नाता ना हो। वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी प्रकार की क्रांतियां है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस की क्रांति, चीन की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड क्रांति, ये सारे क्रांतियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, फर्स्ट वर्ल्ड वार ले लो आप, सेकंड वर्ल्ड वार ले लो आप, पुनर्जागरण ले लो आप, राष्ट्र संघ ले लो आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ ले लो, ये सारे चीज जो पढ़ना है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है, जो हम लोग बाद में करने वाले हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण सेशन जो आता है वो है आपका इंडियन हिस्ट्री, और वो इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड है मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और बीपीएससी के पीटी में इस बार बैठने जा रहे हो तो दिमाग में रखना कि मोर देन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से। एक खास रणनीति आप बनाओगे, स्ट्रेटजी अगर आपका सही हो तो आप विभिन्न प्रकार के एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हो। अगर मैं इतिहास के संदर्भ में बोलूं तो यह शब्द जो है, इतिहास शब्द जो है वो यूनानी यानी ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक शब्द है, यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है छानबीन करके या खोजबीन करके जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसे ही ग्रीक भाषा में हिस्टोरिका कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये सारे चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि हिस्टोरिका क्या है, हिस्टोरिया क्या है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले हेरोडोटस, एक व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं, हेरोडोटस, ये फैक्ट से याद रखना दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले हेरोडोटस नाम के एक यूनानी व्यक्ति थे, वो हेरोडोटस नामक यूनानी व्यक्ति ने ही हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा था, और वो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी दी, इसलिए इसे इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं तो आसानी से हम लोग बोलते हैं कि यूनानी जो लेखक थे हेरोडोटस जिनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, आप लोग पढ़े होंगे, तो हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीजें इतिहास की परिकल्पना के बारे में आप लोगों को समझ में आई होगी। मेंस रिटन लिखना है, किसी भी प्रकार का एग्जाम में लिखना है तो 5W एंड 1H के ट्रिक को मेरा ट्रिक को समझना बच्चों। 5W मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, एंड 1H मतलब हाउ, इसको अच्छे से समझना, मैं इसे हटा दे रहा हूं। अब मैं बात करता हूं कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में। तो आज जैसा कि मैं कोई बड़ा क्लास मतलब आप लोगों को पूरा थ्योरी देने वाला नहीं हूं, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहते हूं कि इतिहास को पढ़ाई किस ढंग से किया जाए, इतिहास के पढ़ने का तरीका क्या हो। तो सबसे पहले मैंने जो भी बातें अभी बताई, उम्मीद है आप लोगों को वो सारी बातें समझ में आई होगी। अब मैं क्या करूंगा कि इतिहास, चूंकि बोलते ही एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, इतिहास भूगोल बेवफा, सुबह पढ़ा रात सफा। मतलब कि जो भी आप पढ़ते हो वो निकल जाता है दिमाग में। ये निकलने का मतलब या निकलने का कारण सिर्फ यही होता है कि हम सभी जो इतिहास पढ़ते हैं उस इतिहास में इंटरेस्ट नहीं होता। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा 1 मिनट आपका खर्च करूंगा व्यर्थ। आप लोग ध्यान देना कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आप पढ़ाई करते हो, आप ईस्वी भूल जाते हो, आप कहानी भूल जाते हो, कौन सी घटना था, कौन सा गवर्नर जनरल था, ये सारी भूल जाते हो। लेकिन आप इमेजिन करो कि आप जो 3 आवर जो आप मूवी देखने जाते हो, उस मूवी में देखते समय आपको ऐसा लगता है कि वो सारा मूवी हर एक चीज याद हो जाता है। गाना कौन सा हीरो गाया, कौन सी हीरोइन थी, कौन सा ड्रेस बैकअप था, हर एक चीज आपके दिमाग में यहां पर आता है। अगर वो 2 दिन 10 दिन के बाद पूछा जाए तो आप आसानी से बात बोल सकते हो, हाँ ये वांटेड पिक्चर का था, ये फलनवा चिलनवा का पिक्चर का था, है ना। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो पढ़ाई करते वक्त आपके मन मस्तिष्क में नहीं आता। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि आप में जो है इंटरेस्ट की कमी है। अगर आप वहां पिक्चर देखते हो तो आप अपने आप को तुलना करते हो कि यस आई एम सलमान खान, आई एम कोई अलग आमिर खान, अलग अलग हीरो के रूप में अमेजिंग करने लगते हो, और आपको लगता है कि सामने वाला जो बंदी है वो हीरोइन है। तो इस कंडीशन में आपके अंदर वो आत्मसात होता है। आप क्रिकेट खेलते हो तो महसूस करते हो, ये लगता है जैसे कि आप उस कैरेक्टर में इन कर चुके हो, इसलिए वो सारी चीजें आपके दिमाग में हुबहू रहती है। जबकि इतिहास पढ़ते हो तो ये सिर्फ पढ़ाई को मात्र पढ़ाई समझकर पढ़ते हो, इसलिए वो दिमाग में आपका छाप नहीं छोड़ पाता। तो दोस्तों मैं आपके सोच को बदल दूंगा, आपके सोच को अलग दिशा दूंगा। इसलिए मैं ये थोड़ा
पैटर्न लेकर आया हूं, एक एक बारीकी से छोटे छोटे चीजों को समझाकर शून्य से शिखर तक ले जाना मेरा काम होगा। तो आप बने रहिए अविनाश चंद्रा के साथ। मैं निश्चित रूप से आप लोगों को इतिहास में एक ऐसा कदम, ऐसा रणनीति बना कर दूंगा जिससे आप इतिहास कभी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक सिर्फ इतना ही है कि आज हमें इतिहास में क्या क्या पढ़ने हैं इसकी जानकारी हमें रखना है। अगले क्लास से मैं इतिहास के हर एक पार्ट्स बाय पार्ट्स वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोग देखोगे, समझोगे और कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे, लिखोगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन हिस्ट्री को मैंने 3 भागों में बांटा। फर्स्ट इज एंशिएंट, सेकेंड इज मेडिवल एंड थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब प्राचीन भारत की इतिहास, मध्यकालीन भारत की इतिहास और आधुनिक भारत की इतिहास। तो मैं जैसा कि समय को बचाने हेतु बोर्ड पे मैंने मेंशन कर रखा है सारे सिलेबस को, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग सिलेबस को देख के अच्छे से लिख लेंगे। अप टू जितने भी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे इससे रिलेटेड होंगे आपका। तो मैं चलो आज सिलेबस के बारे में चर्चा कर लूं, क्या क्या चीज पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात करूं कि एंशिएंट हिस्ट्री में पहला जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट को मैं कोरिलेट कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। बस मैं ऊपर ऊपर थोड़ा बता रहा हूं, जस्ट लाइक ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है, ये सारा ट्रेलर है दोस्तों। तो द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री मतलब क्या कि जो भी किसी चीज को जानने के लिए हमें एक स्रोत की आवश्यकता होती है, वो स्रोत कौन सा है। जैसे आप देखते हो स्रोत में पुरातात्विक स्रोत ले लो, साहित्यिक स्रोत ले लो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेचर जो भी आप बोलते हो। पुरातात्विक स्रोत में आप अभिलेख ले लो, मुद्रा ले लो, भवन ले लो, कला ले लो। कला में भी बहुत सारा चीज आ जाएगा, स्थापत्य कला है, चित्र कला है, मूर्ति कला है, विभिन्न प्रकार के कला ले लो, अन्वेषण ले लो, उत्खनन ले लो। आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक जो जमीन की खुदाई से हमें प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मैं इसके बारे में और ज्यादा डिफाइन करूंगा अगले क्लास से जो भी लेक्चर दूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ आप इतना समझ लो कि इतिहास कहते किसे हैं ये दिमाग में रखो। इसके बाद में जब बताऊंगा तो हर एक चीज को पॉइंट वाइज करके मैं एक एक चैप्टर पे बताऊंगा आपको सारे फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट। आज बेसिकली मेरे लेक्चर का मुख्य पर्पस यह है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरा पहलू मैंने जो स्रोत का बताया वो था साहित्यिक में भी बांट लो। तो आप भारतीय साहित्य ले सकते हो, आप विदेशी यात्रा जो विदेशी लोग आए हुए हैं उसका विवरण ले सकते हो। जैसे विदेशी विवरण में क्या लेना है आपको, तो जो भी बाहर के लोग आए, जैसे यूनान से आए, रोम से आए, चीन से आए, अरबी यात्री आए, वो यात्री जो यहां पर आए उससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो। अगर आप भारतीय साहित्य में ले लो तो उसे भी 2 भागों में बांट सकते हो, एक धर्म का साहित्य और एक धर्मेतर साहित्य। मतलब धर्म के अलावे जैसे राजनीति पे बात हुआ, समाज पे बात हुआ, अर्थव्यवस्था पे बात हुआ, सांस्कृतिक पे बात हुआ, मनोवैज्ञानिक पे बात हुआ। मतलब धर्म को छोड़कर विभिन्न पहलुओं को जो उजागर करे उसे धर्मेतर यानी नॉन रिलीजियस लिटरेचर के रूप में जानते हैं। तो लिटरेचर एक ऐसा होगा जो रिलीजियस होगा और एक नॉन रिलीजियस होगा। रिलीजियस में क्या, जैसे ब्राह्मण संहिता या ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या पढ़ना है, वेद पढ़ सकते हो, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ सकते हो, आरण्यक पढ़ सकते हो, उपनिषद पढ़ सकते हो, वेदांग पढ़ सकते हो, इसके अलावा पुराण पढ़ सकते हो, स्मृति पढ़ सकते हो। ये सारे चीज जो महाकाव्य पढ़ सकते हो, ये सारी चीज जो है ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इसमें बौद्ध साहित्य के बारे में बात करो तो सूत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, मिलिंद पनो है, ये सारे बौद्ध धर्म में आ गए। जैन धर्म का बात करो तो भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, भद्र, आप दूसरा परिशिष्ट वर्मन ले लो, है ना। ये सारी चीज जो है ये जैन धर्म के अंतर्गत आता है। अगर आप धर्मेतर साहित्य यानी धर्म को छोड़कर दूसरे पहलुओं पर जो उजागर करते हो तो विभिन्न प्रकार के इतिहासकार, विभिन्न प्रकार के लोग जो लिखे हैं उनके पुस्तकों ले लो। जैसा मैं बता रहा हूं कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक अर्थशास्त्र जिसका संबंध भारत के राजनीति से, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ अभी पिक्चर ट्रेलर दिखा रहा हूं, पिक्चर अभी बाकी है। अगर अगले क्लास में मैं फिर एक एक करके पॉइंट लेकर चलूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ट्रेलर सिर्फ स्टार्टिंग से लास्ट तक दिखाता है कि पिक्चर का क्या माजरा है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, कलहन ने राजनीति का की, पाणिनि ने अष्टाध्याय का की, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की, कालिदास ने बहुत सारी चीजों की रचना की, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, इसके अलावा आपका रघुवंशम था, मेघदूतम था, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। बाण भट्ट का आप ले लो, हर्षचरित ले लो, इसके अलावा आप कादम्बरी ले लो। ये सारी जो आप लोगों को दिखेंगी ये सारे हो गए धर्मेतर साहित्य के बारे में। तो ये जो चीज स्रोत की बातें थी, मतलब ये जो हमने पढ़ा द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री उसकी बातें थी। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा कि हम लोग इसमें स्रोत पढ़ेंगे। स्रोत 2 भागों में बटा होगा, कहीं कहीं 3 भाग एक साथ जोड़ देते हैं, एक होगा आर्कियोलॉजिकल, एक होगा लिटरेचर। उसके अंतर्गत जो भी मैंने बातें बोली वो सारा चीज पढ़ना है हम लोगों को क्लास में। अब आते हैं हम लोग सेकेंड में, स्टोन एज एंड चाल्कोलिथिक एज, मतलब पाषाण काल, जब इंसान की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार इंसानों की उत्पत्ति हुई, इस पर भी मैं बात करूंगा। किस प्रकार ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस होमोसेपियंस में तब्दील हो गए, वो होमोसेपियंस जो आधुनिक मानव के रूप में जाना जाता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। स्टोन एज मतलब
पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग बेसिकली 3 भागों में बांट देंगे, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को भी हम लोग को 3 भाग में बांटना है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये सारे चीजों को हम लोग स्टोन एज के अंतर्गत पढ़ना है। किस चीज की खोज किसमें हुई, इन सारे चीजों का अध्ययन हमें स्टोन एज में करना है। इसके साथ साथ चाल्कोलिथिक एज, मतलब क्या कि अगर आप छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें पढ़ना पड़ता है मनुष्य द्वारा सबसे पहला धातु जो प्रयोग किया गया वह धातु था तांबा। तो बस यहां तक पढ़ के छोड़ देना है। लेकिन अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो उसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना होगा। तांबा संस्कृति पढ़ना है, मालवा संस्कृति पढ़ना है, जौरवे संस्कृति पढ़ना है, आहार संस्कृति पढ़ना है, कायथा संस्कृति पढ़ना है, सावदा संस्कृति पढ़ना है, महापाषाण काल पढ़ना है, प्रभास संस्कृति पढ़ना है। मतलब पत्थरों की कब्रों को महापाषाण काल कहते हैं, तो महापाषाण के बारे में पढ़ना होगा। यह चैप्टर होगा आपका स्टोन एज एंड चाल्कोलिथिक एज। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ रही होगी। इसके बाद मैं लूंगा थर्ड, इंडस वैली सिविलाइजेशन। शॉर्ट में इसे मैं लिख दे रहा हूं IVC, सिंधु घाटी की सभ्यता। हमारे भारत में सैकड़ों नदी है और उस नदी में हम लोगों को जो पढ़ने हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले यह पढ़ना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण क्यों हुआ। नामकरण मतलब क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे विकसित होने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। क्योंकि सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की पुरास्थल की खोज हुई थी, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और यहाँ टेक्निकल डेवलपमेंट इतना ज्यादा था कि तांबा के साथ टीन को मिलाकर, तांबा जो हमारे राजस्थान के खेतरी के खान में और टीन जो अफगानिस्तान से लाया जाता था, दोनों को मिलाकर एक नया धातु, मिश्र धातु बनाएगा जिसका नाम था कांसा। इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस ढंग से मुझे पढ़ना है। मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, बस सिलेबस के बारे में बता रहा हूं। याद रखना दोस्तों, जैसा मैंने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, इसी तरह का मैं पढ़ाऊंगा जब टॉपिक वाइज आऊंगा। फिलहाल मैं सारे तथ्यों को लेकर चलना है। तो इसमें नामकरण पढ़ना है, भौगोलिक विस्तार पढ़ना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में मांडा से दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर से पश्चिम में सुखा गंडोर तक फैला हुआ था। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसी तरह का मैं बताऊंगा जब क्लास लूंगा तब। अभी दोस्तों ट्रेलर है, क्या क्या पढ़ना है समझो। नामकरण पढ़ना है, भौगोलिक विस्तार पढ़ना है, उसका कालक्रम पढ़ना है, कितना 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व था, कितना से कितना था, कालक्रम पढ़ना है। इसके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पहलुओं पर विचार करने, इसके पतन के क्या क्या कारण थे, इसकी देन क्या क्या थी, इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से, और विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं थी वो विश्व की सारी प्राचीनतम सभ्यताओं को या उसके बारे में जानकारी लेना है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जितनी भी दुनिया में जितनी भी सभ्यताओं का उदय हुआ, वो सभ्यताओं का उदय किसी न किसी नदियों के किनारे हुआ। क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कारण थे, अभी मैंने बताया था वो 5+1, उस थ्योरी को समझकर रखना। और मैं जब ये स्टार्ट करूंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैं इतिहास को स्टार्ट किया हूं आज से, बढ़िया से एक चैप्टर समझना, और आज से ही स्टार्ट किया हूं, इसलिए एक एक चीजों को शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखना, बारीकी से देखना। और ये नहीं कि आज अभी देखे और लास्ट सीधा देख रहे हो, इसलिए समझ में नहीं आएगी। इसलिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना। अब मैं चलता हूं अपने पॉइंट, वैदिक सिविलाइजेशन। चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था एक नगरीय सभ्यता थी, ये अर्बन कल्चर था, लेकिन इसके बाद ये ग्रामीण यानी रूरल कल्चर हो जाता है ना, ये रूरल कल्चर हो जाता है वैदिक सिविलाइजेशन। तो इसमें पढ़ना क्या, अभी फिर मैं बता रहा हूं, पढ़ा कुछ भी नहीं रहा हूं आज दोस्तों। आज मैं सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं क्या क्या पढ़ने हैं, सिलेबस में बता रहा हूं। तो ध्यान देना दोस्तों, ये टॉपिक, ये क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और सब, क्योंकि जब तक कि आपका ट्रेलर समझ में नहीं आएगा तो पिक्चर देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर के लिए अगले वीडियो में जरूर बने रहेंगे आप लोग। तो मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगला पॉइंट जो है वो है वैदिक सिविलाइजेशन। इसे मैं 2 भागों में बांटकर पढ़ाऊंगा, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। यू कैन से अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व था, फैक्ट है। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व था उत्तर वैदिक काल, ये सब फैक्ट है, ये मैं बाद में बताऊंगा। फिर मैं बता रहा हूं कि अभी क्या क्या पढ़ना है वो समझना है। इसके भौगोलिक विस्तार पढ़ना है, इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जितने भी धार्मिक कारण थे, उन सभी चीजों के तथ्यों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है वैदिक काल के बारे में। ठीक है, किस प्रकार 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे की खोज हुई, और लोहे की खोज ने पूरे देश में, पूरे हर जगह जनमानस में क्रांति की लहर दौड़ा दी, और वो क्रांति की लहर ने एक अलग समाज, एक अलग विचारधारा को जन्म दिया। उन सारे विचारधाराओं के बारे में मुझे पढ़ना है इतिहास के अंतर्गत। तो दोस्तों अगला टॉपिक जो हम लोगों का आएगा वो टॉपिक होगा 5th नंबर का, आप देख पा रहे हो, इंडिया इन द 6th सेंचुरी BC, मतलब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत। याद रखना दोस्तों, 2 चीज है, एक यहाँ एक BC और AD। AD मतलब होता है अन्नो डोमिनो, और एक BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म की पहले की घटना को BC कहते हैं, हिंदी में इसे ईस्वी पूर्व लिखा जाता है, और AD को ईस्वी लिखा जाता है। ठीक है, अन्नो डोमिनी बोल सकते हो आप। तो ये ईस्वी पूर्व BC और AD ईस्वी। याद रखना दोस्तों, जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इंडिया इन द 6th सेंचुरी BC, इसमें 2 पार्ट्स आप बांट दो। मतलब जैसे 2020 में बहुत सारी घटनाएं घट रही है, बहुत सारा चीज हो रहा है।
2020 में ही मैंने आप लोग को ज्योग्राफी स्टार्ट किया, 2020 में ही मैंने आप लोग को हिस्ट्री स्टार्ट किया, 2020 में ही मैं साइंस पॉलिटी सभी चीजों को स्टार्ट करूंगा। तो एक ही टर्म में बहुत सारी घटनाएं घटी, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के आसपास बहुत सारे घटनाएं घटी। उसको मैंने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक था ओरिजिन ऑफ महाजनपद, मतलब 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में ही ओरिजिन ऑफ महाजनपद, महाजनपदों की उदय हुई। मतलब जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों की उल्लेख जो है बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र जो जैन धर्म का है उसमें आपको मिलेगा। ये सारा चीज में फैक्ट्स है, मैं जब क्लास लूंगा तो बताऊंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं सिर्फ ओवरऑल बता रहा हूं क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो महाजनपदों की संख्या 16 थी और उस 16 महाजनपद में जो सबसे इंपॉर्टेंट थे मगध से, कौशल थे, वत्स से, अवंती थे, जो सबसे शक्तिशाली थे। बाद के समय में मगध काफी ज्यादा डेवलप करता है और सभी को पीछे करते हुए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है, जो हमारा एक टॉपिक भी बनेगा, ओरिजिन ऑफ मगध। तो मतलब मैं बता दूं कि इस टॉपिक को यहां से कोरिलेट कर लेना है हमें ओरिजिन ऑफ महाजनपद से ओरिजिन ऑफ मगध। इसकी में एक दूसरा पॉइंट आएगा 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के आसपास से, रिलीजियस मूवमेंट इन एंशिएंट हिस्ट्री। आप यहां देख पा रहे हो रिलीजियस मूवमेंट इन एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारत में जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, आप बोल सकते हो सोशल रिलीजियस मूवमेंट। हमारे समाज में जितने भी प्रकार की कुरीतियां होती है, हमारे धर्म में जितने भी प्रकार की कुरीतियां होती है, और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए एक आंदोलन हुआ था सुधारने के लिए, जिसका नाम था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या रिलीजियस मूवमेंट इन एंशिएंट। बेसिकली यहां पर मुझे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानकारियां लेनी है, तो ये चीज हम लोगों को पढ़ना है। अब आते हैं अगले पॉइंट, उसी में है ओरिजिन ऑफ मगध, यानी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का कारण क्या क्या था। तो दोस्तों ये 4 जो महाजनपदों में 4 जो सबसे शक्तिशाली थे, कौशल, वत्स, अवंती और मगध, उसमें मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ? तो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक थे। जब मैं पढ़ाऊंगा पूरे पिक्चर के साथ बताऊंगा किस तरह पहाड़ था, नदी था। अभी मैं कोई भी बोर्ड का यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बताना है। तो याद रखना कि ये जो क्षेत्र था, अगर मैं भौगोलिक स्थिति का बात करूं मगध का, तो वो भौगोलिक स्थिति में जो विस्तृत क्षेत्र थे वो काफी उपजाऊ मैदान थे और कृषि में लोहे और नवीन तकनीक का उपयोग होना शुरू हो गया था। लोहे गलाने की विधि था। वन क्षेत्र थे, वन क्षेत्र होने के कारण हाथियों की उपलब्धता थी, खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी, इसके साथ साथ व्यापार की अनुकूल दशा थी। प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या मैंने बोला? प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मतलब इस प्रकार से वो नेचुरल घिरा हुआ था, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, नदियों से घिरा हुआ था, जो सदैव दुश्मनों से सुरक्षित था और इस कारण मगध का उत्कर्ष हुआ। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मगध में जो थे एक लीडर, वो लीडरशिप जो था वो काफी अच्छा था, कुशल नेतृत्व करता। जहां लीडर बढ़िया होगा, अगर हमारे देश के लीडर माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी अगर वो लीडरशिप अच्छा कर रहे हैं तो हम लोगों का देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हमारे देश का कैप्टन, क्रिकेट टीम का कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जो थे पूर्वत कैप्टन, अगर लीडिंग अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छा टीम करेगा। अगर हमारे वर्तमान क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली अगर बढ़िया लीड कर रहे हैं तो हमारे परिवार के माता पिता जो लीडर हैं वो अच्छा लीड कर रहे हैं तो हमारा घर भी आगे लीड करता है। तो ओरिजिन ऑफ मगध में बहुत इंपॉर्टेंट था आपका लीडरशिप के बारे में, है ना। तो नेता, अच्छे कुशल नेतृत्वकर्ता का यहां पर जरूरत था और वो कुशल नेतृत्वकर्ता भी यहां मिला, जिसके कारण मगध का दिन दुनी रात चौगुनी विकास होते रहा। तो दोस्तों अगला पॉइंट हम लोगों का होगा, मगध की पृष्ठभूमि पे कुल अलग अलग वंशों का उदय हुआ था और वो मगध की पृष्ठभूमि पे कुल 6 वंश का उदय हुआ था। हासीना मासुका, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौंज वंश, सुंग वंश और कण्व वंश। दोस्तों मैं ट्रिक कॉन्सेप्ट और मॉडर्न टेक्निक सबके साथ बताऊंगा। फिर से मैं आप लोग को रिपीट कर दूं कि मैं आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को सारगर्भित करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों के जहन में ये रहे कि क्या क्या हमें पढ़ने हैं। अगले क्लास से निसंदेह रूप से देखना, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा इतिहास में कि इतिहास कभी आप भूल नहीं पाओगे। तो यहां पर ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश और कौ से कण्व वंश। तो हसीना मासुका, तो यहां पर हर्यक वंश भी पढ़ना है हमें, शिशुनाग भी पढ़ना है, नंद भी पढ़ना है, मौर्य भी पढ़ना है, सुंग भी पढ़ना है और कण्व भी पढ़ना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो होगा मौर्य वंश। तो मैंने यहां पर टॉपिक बना दिया है द मौर्य एम्पायर। तो ये जो मौर्य साम्राज्य होगा इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सारे पहलुओं को पढ़ना है। मौर्य काल का कला क्या था इसके बारे में पढ़ना है। मौर्य काल का पतन कैसे हुआ था इसके बारे में पढ़ना है। अर्थात आप बोल सकते हो कि जिस मौर्य साम्राज्य का नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने डाला था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक थे, जितने भी महत्वपूर्ण शासकों ने डाला था। अशोक के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे, अखिल भारतीय साम्राज्यकर्ता, अखंड भारत का निर्माता अशोक। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा वो जब हम लोग
अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था आपका मौर्य एम्पायर के बारे में। इसके अलावा आप लोगों को पढ़ना है अगला टॉपिक जो है पोस्ट मौर्य एम्पायर। पोस्ट मौर्य एम्पायर मतलब ये दो भागों में खंडित है। दो भागों में खंडित है मतलब ये दो भागों में इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि आप देखो यहां पर है, एक है आपका इंडियन, इंडियन मतलब देशी, जो देशी था उससे रिलेटेड। देशी में जैसे आप क्या क्या ले सकते हो, जो हमारे उस समय में दो भाग में बढ़ गए थे, एक देशी भी शासक थे और जो बाहर से जो विदेशी आक्रमण हुआ था उसमें जैसे इंडो ग्रीक थे, शक थे, पार्थियन थे, पल्लव थे, कुषाण थे। ये विदेशी आक्रमणकारी के रूप में ये आक्रमण करने आए थे और हमारे देश में काफी अच्छे समय तक शासन व्यवस्था को अंजाम दिए थे। अगर देशी के बारे में बात करो तो शुंग, कण्व, जितने भी लोग थे आपका, सातवाहन, चेदी वंश, ये सब जो मैंने अभी यहां पर बताया था वो सारे हम लोग को पढ़ना है इंडियन वाले में। तो दोनों को बांट के हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद आएगा द गुप्त एम्पायर। गुप्त में क्या पढ़ना है, श्रीगुप्त के बारे में पढ़ना है, जो स्टार्टिंग आपका क्या था, गुप्त वंश का जो संस्थापक थे श्रीगुप्त पढ़ना है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। गुप्त काल का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और विभिन्न पहलुओं के बारे में हम लोगों को पढ़ने हैं। ये थे आपके गुप्त एम्पायर के बारे में, यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में। चूंकि गुप्त साम्राज्य के बाद कुशल अशोकता मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद भी मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर क्या होता है, कुशल नेतृत्वकर्ता की कमी होती है, दूरदर्शिता का अभाव होता है, अच्छे शासक की कमी होती है, निर्बल शासक यहां पर उत्पन्न होते हैं जिसके कारण वो डाउनफॉल में चला जाता है और एक मौर्य काल जो बड़े साम्राज्य के रूप में विस्तृत था वो धीरे धीरे खंडित हो जाता है, यानी सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वो मैं बताऊंगा कैसे अगले क्लास में। तो पोस्ट मौर्य आया, उसी प्रकार गुप्त काल के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में आप लोगों को क्या पढ़ना है, पोस्ट गुप्ता पीरियड में आप लोगों को बेसिकली आप लोगों को यह पढ़ना है कि जो गुप्त काल के बाद जितने भी छोटे छोटे वंश थे, जैसा आप ले लो हर्षवर्धन के समय से ले लो, अलग अलग पुष्यभूति वंश ले लो, तो गुप्त काल के बाद का जो इन सभी के बारे में पढ़ना, मतलब वहां पर एक ऐसे छवि का उदय होगा जहां पर एक नए संस्कृति और नए राजनीति का उदय होगा और वो नया कल्चर ही कहलाता है आपका मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड हम लोग को पढ़ना है। इसके साथ संगम पीरियड का चोल, चेर, पांडे वगैरह के बारे में पढ़ना है और जो बचेगा दोस्तों वो हम लोगों को मिसलेनियस में पढ़ने हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा। अब मैं चलता हूं इसके और टर्म की ओर, मैं कुछ अलग अलग चीज बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोग जैसा कि इतिहास को अगर बांटते हो, मैं फिर पढ़ूंगा इसे। अभी मेडिवल हिस्ट्री का स्टार्ट करूंगा, ये था आपका एंसेंट हिस्ट्री। अभी थोड़ी देर में मैं मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं, बट ये समझ लो आप लोग तीन इतिहास को पढ़ने के दृष्टिकोण से तीन भागों में हमने बांट दिया। एक होता है प्राक या प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। प्राग को इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल एज, इससे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल एज और इससे बोलते हैं हिस्टोरिकल एज। तो दोस्तों मैं बता दूं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है ना। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब किसी भी प्रकार के लेखन शैली का उदय नहीं हुआ था। अगर मैं किसी चीज को लिख ही नहीं पा रहा हूं, यहां क्या लिखा हुआ है बताओ, यहां पर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या पढ़ोगे आप, कुछ भी नहीं। मतलब किसी भी प्रकार के लेखन शैली का उदय नहीं है और हम लोग उसे पढ़ भी नहीं सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राग ऐतिहासिक काल। इसको मैं ले सकता हूं स्टोन एज, दैट फॉर एग्जाम्पल स्टोन एज, यानी पाषाण काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रख सकते हैं। अगर मैं कुछ ले लूं, कोई वर्ड ले लूं, ये लो वर्ड, अब इसे आप लिखा हुआ तो है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है ये आपको पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है ना। तो अगर कुछ लिखा हुआ है लेकिन मुझे पता नहीं है तो उसे मैं रखूंगा आद्य ऐतिहासिक काल में। मतलब वैसा काल जहां पर लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, लिपि के द्वारा उसके द्वारा लिखा गया तो है, परंतु उसे हम लोग पढ़ने में सक्षम नहीं है। तो वैसे काल को हम लोग प्रोटो हिस्टोरिकल एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे दैट फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोटो हिस्टोरिकल एज। ओके दोस्तों, अब मैं चलता हूं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहेंगे जिसमें रिटन भी है, मैं समझ पा रहा हूं। जैसे देखो मैंने लिखा मोदी, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा MODI मोदी, मतलब ये लिखा हुआ भी है और आप इसे पढ़ भी पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल एज। तो उम्मीद है दोस्तों ये तीनों चीज छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी, समझ में आ रही होगी। मैं फिर से दोहराऊंगा कि मैं आज क्लास को कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा चीज बता नहीं रहा हूं, बस सिलेबस पे फोकस कर रहा हूं और कैसे पढ़ना है उसके तरीके को बिल्ड करना चाहता हूं। तो दोस्तों मैं हटा दे रहा हूं इसे, अच्छे से समझना। फिर अगले क्लास में मैं चलूंगा, एक एक चीज ध्यान से देखना, जीरो से आप लोगों को लेकर चल रहा हूं मैं, शून्य से शिखर तक की उपलब्धि आप लोगों को मिलेगी। तो ये थी हमारे प्राचीन काल के इतिहास के बारे में। अब देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई भी चीज का इतिहास का चेंजिंग क्यों हुआ, प्राचीन काल से मध्यकाल, मध्यकाल से आधुनिक काल, ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिसके द्वारा ये कालों में डिवाइड करना पड़ा। तो दोस्तों याद रखना, एक कल्चर, तो दो चीज समझना, एक होता है
कल्चर और एक होता है सिविलाइजेशन। तो दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना, मैं देख पाऊंगा कि आप लोग कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हो भली भांति। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मतलब कल्चर और सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन को हिंदी में सभ्यता बोलते हैं और कल्चर को संस्कृति बोलते हैं। तो दोस्तों सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, यस और नो? अगर अंतर है तो क्या अंतर है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखना, मैं आपके कमेंट बॉक्स का लिखा हुआ आंसर का इंतजार करूंगा। तो दोस्तों मैं आता हूं अपने पॉइंट पे, इसे मैं अगले क्लास में डील करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन आप लोगों का होमवर्क रहेगा दोस्तों, इसे आप जरूर लिखकर मुझे बताना कितने लोग इसे समझ पा रहे हैं। अब मैं चलता हूं मेडिवल हिस्ट्री, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाह रहा था कि इसके कल्चर में चेंजिंग हुआ। कल्चर चेंजिंग मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में देखो आप कहीं भी मुस्लिम आक्रमणकर्ता या फिर यूरोपीय लोगों का कहीं भी चर्चा आप नहीं देख पा रहे हो ना। बेसिकली यहां पर चीज जो था, तथ्य जो थी वो तथ्य थी हिंदूवादी तत्व आप बोलो, सनातन धर्म बोलो, बौद्ध ले लो, जैन ले लो, वेद यानी वैदिक चीजों पर आधारित था, इसलिए वैदिक सभ्यता था ये। मतलब आप ये जो प्राचीन सभ्यता था हमारा, ये एक अलग कालखंड को निरूपित करता है, लेकिन एक नया सभ्यता, एक नया कल्चर का उदय होता है ना। मतलब अगर मैं कल्चर के रूप में बात करूं तो सेकेंड फेज जो है यहां मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हो जाता है। मतलब क्या कि यहां पर इंडो इस्लामिक कल्चर आ जाता है, ठीक है। यहां का कल्चर जो था जस्ट लाइक वैदिक कल्चर आप बोल सकते हो, वैदिक कल्चर था, लेकिन उसके बाद एक नया सभ्यता, एक नई संस्कृति का उदय हुआ जो इंडो इस्लामिक कल्चर, यानी भारतीयों के साथ साथ मुसलमानों की संस्कृति में एक सम्मिश्रण देखने को मिला, तो एक नया कल्चर का उद्भव हुआ। फिर आप यहां पर देखोगे एक यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है और जितने भी ईसाई मिशनरियां होते हैं उन सभी को आगमन होता है, और यह कल्चर कहलाता है एंग्लो इंडियन कल्चर। तो दोस्तों मैंने ये तीन चीज जो बताया तो आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा कि ये कोई काल का विभाजन ऐसे नहीं किया गया, काल का विभाजन बस पढ़ाई के दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से, सुविधा के दृष्टिकोण से किया गया है, और बेसिकली चेंजिंग इसलिए हुआ क्योंकि एक कल्चर में चेंजिंग था। तो अब आता हूं मैं अपने पॉइंट पे, मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में मैं चलूंगा, पहला पॉइंट है आपका द कंक्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द अरब्स, मतलब जो अरबों का आक्रमण था, अरबों का भारत पर आक्रमण था। यानी ये जो भारत आप देख रहे हो, इस भारत पर विदेशी आक्रमणकारी प्राय ये सप्त सैंधव वाले प्रदेश से आक्रमण करते रहे। मैं यहां लिख दे रहा हूं सप्त सैंधव। दोस्तों अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मुझे मन कर रहा है कि मैं बहुत सारा चीज बताऊं, बट फिर भी मैं अभी हल्का फुल्का ही ट्रेलर दिखा रहा हूं, पिक्चर अभी बाकी है, और अगले क्लास से आप देखना इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाई, जो आप लोगों को इतिहास बोरिंग लगती होगी, आज के बाद से वो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और एक एक तथ्य स्टार्टिंग से लेवल से आपका पीसीएस के लेवल तक का मैं बताऊंगा, हर एक फैक्ट्स को आप बढ़िया से समझना और जानकारी लेना, ताकि आपका कोई भी रिजल्ट बाधित ना हो। तो ये जो सप्त सैंधव प्रदेश था, 7 नदियों की भूमि, आपको मैंने पहले ही बताया था, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, 7 नदियों की भूमि, इसलिए सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया। सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि जो अरबों का आक्रमण हुआ था, एक व्यक्ति थे राजा हज्जाज, और उसके नेतृत्व में 2 बुंदेला और अब्दुल्ला ने 711 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। हालांकि इससे पहले भी आक्रमण हो चुका है, मैं अगले क्लास में डिफाइन करूंगा इसे। 711 में आक्रमण तो हुआ था दोस्तों, पर यह सफल आक्रमण नहीं था बल्कि विफल आक्रमण था। लेकिन इसके बाद ही अगला आक्रमण होता है 712 ईस्वी में, और यह 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सफल आक्रमण देखने को मिलता है। तो मैं इस क्लास में, इस टॉपिक में आप लोगों को बेसिकली पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार अरबों का आक्रमण भारत में होता है और किस प्रकार ये अपने भारत पर विजय प्राप्त करते हैं, और उस समय में सिंध के शासक दाहिर हुआ करते थे, मैं बताऊंगा। इसके बाद देखो इन्वेशन ऑफ तुर्क, यानी तुर्कों का आक्रमण, जैसे अलब्दगिन था, सुबुकगिन था, मोहम्मद गजनवी जो कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, 1000 ईस्वी से शुरू किया था, 1027 तक किया था, मैं बताऊंगा। मोहम्मद गौरी वगैरह के बारे में यहां पढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यहां से जो आपका शुरू होता है ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 चैप्टर आप आंख बंद करके लिख लो कि ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट यहां से भी आएगा। यानी 3 टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला टॉपिक मैं बोल रहा हूं, दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, 5 वंश थे, मतलब 5 गुलाब खिले, 5 गुलाब खिले और तुम सबको लुभाए। दोस्तों मैं बता नहीं रहा हूं,
बस आज सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग किस तरह से इसको समझोगे। पांच वंश था ये दिल्ली सल्तनत में। एक था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। देखो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, है ना। 1206 से 1209 तक, मतलब ये जो आपका दिल्ली सल्तनत था, यानी गुलाम वंश, आप गुलाम ले लो, खिलजी ले लो, तुगलक ले लो, सैयद ले लो, लोधी, इसके बारे में पूरा चर्चा हम लोगों को करना है ना, कि कब से शुरू हुआ ये, कब से शुरू हुआ और कब तक ये चला, है ना। जैसे आप देखोगे कि गुलाम वंश का स्टार्टिंग जो हो जाता है, गुलाम वंश का स्टार्टिंग हो जाता है, इसके बाद गुलाम वंश के जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स रहता है। खिलजी वंश आओगे तो खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, और उसका अंतिम शासक जो है खिलजी वंश का वो नासिरुद्दीन खुसरो शाह आता है। इसके बाद आप आओगे तुगलक वंश, तो तुगलक वंश का जो संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, जो नहर स्टार्ट करवाया था, और उसका अंतिम शासक आ जाओगे तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के रूप में आपको मिलेंगे। इसके बाद आप आ जाओगे सैयद वंश में, तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान, और उसका अंतिम शासक था अलाउद्दीन अहमद शाह या आलम शाह, सॉरी अलाउद्दीन आलम शाह। और लोधी वंश में आओगे तो लोधी वंश का पहला शासक जो था बकलोल से याद रखना, बहलोल लोधी, और अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अगर मैं ईस्वी का बात करूंगा तो ये 1206 से 1290, ये 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451 और 1451 से 1526। मतलब ये जो मैंने बताया, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, और सैयद वंश 1414 से 51, और लोधी वंश 1451 से 1526। ऐसे ही आप लोगों को भी याद रखना है दोस्तों, जिस तरह से मैंने स्पीड में बताया। सारे चीजों को अपने जुबान पे रखना है, ताकि फैक्ट, अभी मैं फैक्ट बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जैसे ही मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा तो सारे फैक्ट को बताऊंगा। समय को बचाने के लिए मैंने ये बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया है, और मेरा स्पेस भी उतना नहीं है कि मैं आपको हर एक जगह हर एक चीजों को यहां बता पाऊं। इसलिए अगले क्लास में जो टॉपिक वाइज जब शुरू करूंगा, एक एक चीजों का निचोड़ आपके सामने उपस्थित होगा। और निश्चित रूप से जो इतिहास आप लोगों को इतना डिफिकल्ट लगता था, आज के बाद वो इतिहास का नामो निशान इतिहास ही बन जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देना, मैं यहां बता रहा हूं दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा टॉपिक होगा, और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे लाजवाब शासक आपको मिलेंगे जो जुबान पे और हमेशा आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखने को मिलेंगे। अब मैं आता हूं आगे सूफी और भक्ति आंदोलन। तो ध्यान देना दोस्तों, मैं थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री में आऊं तो हमारे पास एक टॉपिक था यहां पर, रिलीजियस मूवमेंट इन एंशिएंट हिस्ट्री। जैसा आप देख पा रहे हो, मतलब हमारे कोई बोलते हैं ना कि भाई तुमको सुधार देंगे। क्यों सुधार देंगे? क्योंकि वो बिगड़ा हुआ है, तब तो सुधारेंगे। तो जब आपके समाज में, जब आपके धर्म में किसी भी प्रकार का कुरीतियां हो, किसी भी प्रकार का सामाजिक धार्मिक कुरीतियां हो, अशुद्धियां हो, उसको ठीक करने के लिए एक मूवमेंट, एक आंदोलन की आवश्यकता होती है। उसी आंदोलन को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। और यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ना केवल एंशिएंट में, बल्कि जब जब ये आएगा तब तब, मतलब एंशिएंट में भी देखने को मिलेगा, मिडिवल में भी देखने को मिलेगा, और मॉडर्न में भी देखने को मिलेगा। एंशिएंट में मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि यहां मुस्लिमों का उदय हुआ नहीं, तो एंशिएंट काल में मैं देख पा रहा हूं यहां पर जो एक टॉपिक था रिलीजियस मूवमेंट एंड एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें हम लोगों को पढ़ना है। मिडिवल में जब मैं आऊंगा तो सूफी और भक्ति मूवमेंट के रूप में ये हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि मुस्लिम जो यहां वर्तमान समय में, तत्कालीन समय में, तत्कालीन परिस्थितियों के समय में जो मुसलमानों का उदय हुआ था, उस मुसलमानों में भी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां विद्यमान थी। उसे सुधार करने हेतु सूफी और भक्ति आंदोलन की जरूरत पड़ी, जो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में ही परिणत था। यही चीज आप देखने को मिलेगा फ्यूचर में। मतलब इतिहास आप ये समझो कि वर्तमान की बातों का जो भी अतीत की बातों का अध्ययन वर्तमान में, फ्यूचर के संदर्भ में कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। वही आपका इतिहास है। तो जब मैं मॉडर्न को कोरिलेट करूंगा तो मॉडर्न में भी आपको एक टॉपिक मिलेगा, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब कि उस समय में क्या जो आंदोलन था, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे थे, वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किस प्रकार से रूप ले रहे थे, और वहां पर किस प्रकार से भारतीय लोगों के द्वारा या और अंग्रेजों के द्वारा या विभिन्न प्रकार के यूरोपीय शक्तियों के द्वारा वहां सुधार करने की आवश्यकता थी, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन इसमें भी था, एंशिएंट हिस्ट्री में भी थे, मेडिवल में भी था, और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री में भी था। तो दोस्तों मैं चलता हूं यहां सूफी और भक्ति मूवमेंट हम लोगों को पढ़ने हैं। इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा मुगल काल। मुगल काल में हम लोगों को पढ़ना है, बेसिकली इसे मैं हटा दे रहा हूं। मुगल काल में हम लोग को पढ़ना है, बाबर से शुरू होगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब।
बेसिकली ये महत्वपूर्ण शासक है, आप बादशाह के नाम से याद रख सकते हो। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना है। लेकिन अगर पूछा जाए मुगल वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था, तो निसंदेह रूप से बाबर था। ठीक है, बाबर था, जो आपका लोधी वंश, जो आपको अभी मैंने यहां पर बताया था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था लोधी वंश, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी को 1500, आप याद रखना जब आप लड़ाई देखोगे तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 है ना, 1526। मैं अभी फैक्ट नहीं बता रहा हूं दोस्तों, याद रखना, थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। 1526 में जब लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके बाबर अपना एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करता है, जिसका नाम रहता है मुगल साम्राज्य। तो वो मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है बाबर से। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और मुगल वंश का अंतिम महान शासक, अंतिम शासक मैंने नहीं बोला, अंतिम महान शासकों में से एक था औरंगजेब। चूंकि औरंगजेब उत्तराधिकारी का जब युद्ध होता है तो उसके बाद औरंगजेब के जो भी उत्तराधिकारी होते हैं निर्बल होते हैं, निरंकुश होते हैं, उसमें एक लीडरशिप का अभाव होता है, दूरदर्शिता का अभाव होता है, जिसके कारण परिस्थिति जो बाबर और इतने सारे बुद्धिजीवी, इतने सारे शासकों, बेहतरीन शासकों के द्वारा जो एक साम्राज्य का नींव डाला जाता है, वो साम्राज्य कहीं ना कहीं नीचे की ओर अग्रसर होते हैं। और औरंगजेब के बाद वो बनाया हुआ संगठित एक सेंट्रलाइज जो आपका पीरियड रहता है, वो धीरे धीरे नीचे की ओर दिखाई देता है। और उसी के समय में एक नया साम्राज्य का उदय होता है, साम्राज्य आप बोलो, या उसके बाद विघटित हुआ मुगल काल, जिसे हम लोग पोस्ट मुगल पीरियड के रूप में जानते हैं। पोस्ट मुगल पीरियड में औरंगजेब के जितने भी उत्तराधिकारी थे उसे हम लोगों को पढ़ना है। जैसे उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ना है तो मैं एक ट्रिक हमेशा बच्चों को बताता हूं जो जुबान पे याद रखे। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आप लोग जानते हो, बीजेपी की मां सब है। जो बच्चे मेरा क्लास किए होंगे वो तुरंत समझ रहे होंगे, जो नहीं किए होंगे उससे भी मैं बताऊंगा। एक एक चीज आपके जुबान पे होगी। तो बीजेपी की मां सब है, इसको याद रखना है। आप लोग सोच रहे हो बीजेपी की मां सब है, भारतीय जनता पार्टी की मां सब है, बस जस्ट लाइक ये कोड है दोस्तों, ताकि आप लोगों को उत्तरवर्ती मुगल काल का सभी चीजों के बारे में याद हो जाए शासक। तो बीजेपी क्या है? बी से याद रखो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, जे से जहांदार शाह, पी से फर्रुख सियर। तो तीन शासक आपके हो गए इधर, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह और तीसरा हो गया आपका फर्रुख सियर। इसके अलावा वहां पर रफी उद दर्जात और रफी उद दौला, दो छोटे छोटे समय के शासक भी हुए थे, जो हम लोगों को यहां पर पढ़ने हैं। इंपोर्टेंट शासकों में बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह और फर्रुख सियर। इसके बाद देखता हूं मैं मां का मतलब क्या होगा? एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह और ए से आलमगीर द्वितीय, यहां से मां हो गया। और सब का मतलब क्या हो गया? देखो यहां पर फिर एक शाहजहां तृतीय का भी नाम आएगा। एस से हो गया यहां पर शाह आलम द्वितीय, अ से हो गया अहमद द्वितीय, अहमद बोलो या अहमद शाह द्वितीय बोलो, और बी से हो गया बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये शायरी और कविता का किया करता था। तो इस तरह हम लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। बीजेपी की मां सब है, और मैं क्लास में ही आप लोगों को याद करवा दूंगा, एक इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो फिलहाल दोस्तों अभी तो मैं सारी चीजों पर फोकस कर रहा हूं, और जो भी चीज बचेंगे लास्ट में, हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते बताते बताते इस दृष्टिकोण में हम लोग कुछ चीजों को छोड़ दें, मिस कर दें, वो सारे चीज जो छूटे मिलेंगे वो हम लोगों को पढ़ने मिसलेनियस के अंतर्गत। विविध जो भी चीज अगर छूट जाए वो सारी चीजों को हम लोग, जैसा एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने चालुक्य का नाम नहीं लिया, बेंगी का चालुक्य, बादामी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य, ये सारा छूट गया, तो उसे मैं मिसलेनियस में डाल दूंगा, है ना। गुर्जर प्रतिहार के बारे में अगर मैंने चर्चा नहीं की तो गुर्जर प्रतिहार उसमें जोड़ दूंगा। मैंने पाल वंश के बारे में चर्चा नहीं करी अगर, तो उसे मैं मिसलेनियस में छोड़ दूंगा। राष्ट्रकूट के बारे में अगर मैंने चर्चा नहीं की तो मैं उसको छोड़ दूंगा मिसलेनियस में। तो जो भी चीज छूटे पॉइंट रहेंगे वो सारे मिसलेनियस और विविध के अंतर्गत पढ़ेंगे, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मेडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और मैं अब रुक करता हूं मॉडर्न हिस्ट्री की ओर। और वो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है एक भौगोलिक खोज से। मतलब आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से भौगोलिक खोज होती है, भौगोलिक खोज इन द सेंस कि जो पूरे पृथ्वी है, मैं देखो एक बार थोड़ा सा ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ लो, इसके बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा। ये जो अर्थ है ये आपका इक्वेटर है, मैं रफ स्केल खींच दे रहा हूं, समझना दोस्तों। ये एशिया है, ये यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट है उसको मैंने दर्शाया। तो ये जो आपका यूरोप दिख रहा है, यूरोप से बहुत सारे लोग, जैसा कि पुर्तगालियों का आगमन था, स्पेन का आगमन था, बहुत सारे लोग आए, और आने के लिए उस समय में बहुत सारे मार्गों का खोज किया, और वो मार्ग जो थे समुद्री मार्ग थे, यानी यूरोपियों के द्वारा समुद्री मार्ग का पता सबसे पहले चला था। भारत के बारे संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो वो थे वास्को डी गामा, कोलंबस भी आए थे। उसके बारे में मैं सारा इतिहास बताऊंगा कि क्या क्या भौगोलिक खोज हुई थी, कौन से देश को किस व्यक्ति ने खोजा, कैसे खोजा, क्या क्या परिस्थितियां वर्तमान समय में, तत्कालीन समय में
विद्यमान थी, उसके बारे में मुझे चर्चा करनी है। तो फिलहाल मैं बता रहा हूं कि वास्को डी गामा ने 1498 में मतलब 1498 ईस्वी में जो भारत को खोजा, कैसे खोजा, उस पर मैं विस्तृत जानकारी दूंगा जब मैं इसके क्लास को स्टार्ट करूंगा। तो ये सारी चीजों के बारे में मुझे पढ़ना है, भौगोलिक खोज। दूसरा आएगा न्यू ऑटोनमस स्टेट एस्टेब्लिश्ड इन द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं सदी में, मैं यहां अंडरलाइन कर दे रहा हूं दोस्तों, ये हमारा टॉपिक हो गया। 18वीं शताब्दी में जो नए राज्यों का उदय हो रहा था, नए राज्य का उदय का मतलब जैसा आप ले पा रहे हो, मराठे शक्ति का उदय हो रहा था, उधर सिख, पंजाब वाले क्षेत्र में सिखों का उदय हो रहा था, तो विभिन्न जगह पर अलग अलग छोटे छोटे संगठित असंगठित राज्यों का उदय हो रहा था, उसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका द अराइवल ऑफ यूरोपियन इंडिया, मतलब जो यूरोपियन इन इंडिया, मतलब भारत में आने वाले जो यूरोपीय थे। जैसा कि मैं बच्चों को बताता हूं एक ट्रिक, पूड़ी में अंडे फंसे। दोस्तों ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, मतलब हमें ट्रिक से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमें कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। लेकिन ये कुछ ऐसे ट्रिक ऐसे होते हैं जो आपके पढ़ाई को और ज्यादा सहज और महत्वाकांक्षी बना देता है, जिससे आपको और समझने में आसानी होती है। इसलिए मैं इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप आसानी से फैक्ट्स, तथ्यों के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ें। तो पू से हो गया आपका पुर्तगाली, डॉ से हो गया डच, ऑ से हो गया अंग्रेज, डे से हो गया डेनिश, फॉ से हो गया फ्रांस और सू से हो गया स्वीडिश। तो दोस्तों मैं सारे चीजों को लिखूंगा, बताऊंगा जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा, और मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूं कि आज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इतिहास को किस ढंग से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और अगले क्लास से जब भी मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो पार्टिकुलरली एक एक पॉइंट को लेकर स्टार्ट करूंगा। तो यहां पर ध्यान रखना, पूड़ी में अंडे फंसे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस और स्वीडिश कंपनियों का यहां पर आगमन था। पहले तो लोग आए, कुछ कंपनियां स्थापित हुई, कंपनी और लोगों के बारे में आएगा, है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन सी कंपनी थी और कौन से लोग थे। फिलहाल आप ये समझ लो कि हमें पढ़ना क्या है। यूरोपियन इन इंडिया हो गया, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, मतलब कि जो हमारे यहां जो ब्रिटिश पावर थे, जो भी आपका भारत में ब्रिटिश शक्ति का जो विस्तार था, है ना, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, हमारे यहां जो ब्रिटिश शक्ति का विस्तार था उसके बारे में पढ़ना है। उसके बारे में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में बेसिकली आप लोगों को पढ़ना है द्वैध शासन। मैं यहां पर थोड़ा सा ड्रॉ कर दे रहा हूं, देखो, ताकि आप लोगों को सिलेबस बनाने में आसानी हो। भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, ये जो आप देख पा रहे हो ना, भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है, ड्वेल रूल, द्वैध शासन हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमें सहायक संधि पढ़ने हैं, सहायक संधि पढ़ने हैं। सहायक संधि के बाद आप आओगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत पढ़ना है। व्यक्तिगत का सिद्धांत आप लोगों को पढ़ना है, या आप बोल सकते हो देसी रियासत, ठीक है, देसी रियासत आप बोलो, हड़प नीति बोल सकते हो आप, हड़प नीति पढ़ना है। ये सारे पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के अंतर्गत ये सारे टर्मोलॉजी को हमें पढ़ने हैं। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, इसे हटा दे रहा हूं। अब ये समझना अगला पॉइंट हमारा क्या है। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, ब्रिटिश रूलर्स इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स इंपैक्ट इन इंडिया, मतलब कि जो भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति थी और उसका जो इंपैक्ट था, उसका जो प्रभाव था भारत पर, वो प्रभाव क्या था। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसमें क्या पढ़ना है सर, इसे मैं फिर विश्लेषण कर दे रहा हूं, ध्यान रखना। नंबर 5th चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ब्रिटिश रूलर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स इंपैक्ट इन इंडिया। इसमें भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक और जो नीति, उसका प्रभाव जो पड़ा था, उसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले उपनिवेश, उपनिवेशवाद का सिद्धांत। उपनिवेशवाद क्या थे, जैसे ब्रिटेन का बहुत सारा उपनिवेश था, अभी चाइना का व्यापार के दृष्टिकोण से देखो तो चाइना का उपनिवेश है बहुत बड़े मात्रा में, तो उपनिवेशवाद या उपनिवेश के बारे में पढ़ना है। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है इसमें रेलवे का विकास। 1853 में हमारे यहाँ रेलवे डायलॉजी के समय में चलाया गया था, मुंबई टू थाने, ये सारा चीज मैं पढ़ूंगा दोस्तों फैक्ट में। फिलहाल मैं ऊपर ऊपर अभी बता रहा हूं। ब्रिटिश रूलर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स इंपैक्ट इन इंडिया में हमें उपनिवेशवाद पढ़ना है, रेलवे का विकास पढ़ना है। इसके साथ साथ जो भू राजस्व व्यवस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भू राजस्व व्यवस्था। पीसीएस के दृष्टिकोण से, पब्लिक सर्विस कमीशन में, सिविल सर्विसेज में ये बहुत अहम भूमिका रहता है, भू राजस्व व्यवस्था। अब आपके जेहन में आ रहा होगा कि सर ये जो रेवेन्यू सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, यानी भू राजस्व व्यवस्था, इस भू राजस्व व्यवस्था में हमें क्या पढ़ना है। तो भू राजस्व व्यवस्था में मुझे कुछ पॉइंट में दे रहा हूं, जैसे जमींदारी प्रथा, आप जमींदारी प्रथा बोल दो, आप इस्तमरारी प्रथा बोल दो,
इस्तमरारी प्रथा बोलना है, इस्तमरारी प्रथा बोल दो। अगर आपको अस्थाई बंदोबस्त बोलना हो तो आप अस्थाई बंदोबस्त बोल दो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रैयत बाड़ी पढ़ रहे हो, मैं यहां लिख दे रहा हूं रैयत बाड़ी। इसके अलावा आपको यहां पर पढ़ने हैं महलबाड़ी, महलबाड़ी। इन सारे पॉइंट का अवलोकन हम लोगों को करना है। और साथ साथ इसी में कृषि का वाणिज्यीकरण, मैं यहां लिख दे रहा हूं कृषि का वाणिज्यीकरण मुझे पढ़ना है ना, कृषि का वाणिज्यीकरण पढ़ना है। नए उद्योग की स्थापना पढ़ना है, नए उद्योग की स्थापना हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन मतलब हमारे धन का निष्कासन। और ये आप लोग दादा भाई नौरोजी जो प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, और सबसे ज्यादा समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ दादा भाई नौरोजी भी, मैं बताऊंगा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो एक बुक था इनका, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो काफी फेमस है दादा भाई नौरोजी का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बीपीएससी में कई दफा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया याद रखना दोस्तों, इससे रिलेटेड है। तो धन का बहिर्गमन, ये सारी चीजों को पढ़ना है हम लोगों को, ब्रिटिश रूरल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स इंपैक्ट इन इंडिया में, यानी इसका जो ब्रिटिश प्रभाव है वो प्रभाव क्या क्या इंपैक्ट पड़ा उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब मैं चलता हूं अपने पॉइंट की ओर। अगला जो हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से भी कई दफा क्वेश्चन पूछे हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति का कारण क्या था। तो इसे हम लोग दो भागों में विभाजित करेंगे, एक इमीडिएट काउज एंड लॉन्ग टर्म काउज। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि एक तत्कालिक कारण था और एक दीर्घकालीन कारण था। तत्कालिक कारण के अंतर्गत क्या आता है, जैसे चर्बी वाले कारतूस का एनफील्ड राइफल में प्रयोग किया जाना सब लोगों के जुबान पे रहता है। लेकिन अगर दीर्घकालीन कारण क्या था, तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, जो इस प्रकार से जो कुरीतियां था, मतलब जो असंतोष की भावना थी, और वो असंतोष की भावना ने एक क्रांति को जन्म दिया जिसका नाम था 1857 की क्रांति। तो बड़ा ही मजेदार और रोमांचक टॉपिक होगा दोस्तों ये, द रिवोल्ट ऑफ 1857। संभवतः हमारे भारत का स्वतंत्रता संग्राम था पहला 1857, जिस मंसूबे के लिए 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो उस मंसूबे में संभवतः वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उससे काफी अच्छा और काफी निर्णायक मदद मिली। तो द रिवोल्ट 1857 में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि इसका नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, 1857 के क्रांति का कारण क्या होगा, 1857 के क्रांति का विस्तार क्या होगा, कहां से कहां तक यह फैला हुआ था, 1857 की क्रांति का महत्व क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या था 1857 रिवोल्ट का, और इसका जो परिणाम था, इसका जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट 1857 का क्या था। तो 1857 रिवोल्ट को पढ़ना है हम लोगों को दोस्तों। अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक की ओर, और ये अगला टॉपिक है मेजर इंडियन रिवोल्ट्स। मतलब 1857 की रिवोल्ट तो हुए, और साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे अलग रिवोल्ट्स भी, क्रांतियां भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब ये प्रमुख भारतीय विद्रोह जो थे, ये प्रमुख भारतीय विद्रोह के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जैसे आप लोग अगर बांट दो तो एक तरफ तो आप लिख सकते हो जन विद्रोह, जन विद्रोह, ठीक है, और दूसरी तरफ ले लो तो जनजातीय विद्रोह। जैसे आप लोगों को पढ़ना हो पढ़ो, जनजातीय विद्रोह। एक तरफ आपने क्या ले लिया, जन विद्रोह, और दूसरी तरफ आपने क्या ले लिया, जनजातीय विद्रोह। अब ये जन विद्रोह में क्या क्या पढ़ना है, ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। जन विद्रोह में जैसे आप लोग पढ़ सकते हो, सन्यासी विद्रोह है, फकीर विद्रोह है, ये जन विद्रोह में मैं बता रहा हूं, है ना। सन्यासी है, फकीर है, पाइका है, अहोम है, अहोम है। इसके अलावा आप ले सकते हो फैराजी, फैराजी विद्रोह आप ले लो, फिर गडकारी ले लो, गडकारी विद्रोह। ये सारा जन विद्रोह के रूप में आएगा। अगर आप जनजातीय विद्रोह में ले लो तो जनजातीय विद्रोह में बहुत सारे विद्रोह आएंगे, जैसे खोड़ है, कोल है, जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत ही आएंगे। संथाल है, बहुत फेमस है, संथाल है, मुंडा है, खासी है, मुंडा है, खासी है, रामोसी है, मणिपुरी है, बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे, मणिपुरी है, मणिपुरी है। इसके अलावा नागा है। इन सारे चीजों को, इन सारे जो विद्रोह हैं, ये जनजातीय विद्रोह के रूप में परिणत होते हैं, जो हम लोगों को पढ़ने हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने बताया कि मेजर इंडियन रिवोल्ट्स में बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े पैमाने पर रिवोल्ट्स हो रहे थे, क्रांतियां हो रही थी, जिसका जिक्र करना अति आवश्यक है, और वो जन विद्रोह के रूप में और जनजातीय विद्रोह के रूप में हम लोगों को पढ़ने हैं। तो दोस्तों मैं अब चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, और वो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हर एक सिस्टम में, एक समाज में, सोशल में, और एक
धर्म में, धार्मिक रूप में, रिलीजियस में कुछ ना कुछ अशुद्धियां, कुछ ना कुछ कुरीतियां, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां देखने को मिलेगी और उसी को सुधारने के लिए एक आंदोलन का सूत्रपात होता है जिसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल रिलीजियस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इन इंडिया, यानी राजनीतिक चेतना का विकास। मैं इसे हटा दे रहा हूं, राजनीतिक चेतना का विकास। तो मैं यहां ध्यान में रखना दोस्तों, ये 8वां टॉपिक जो है हम लोगों का राजनीतिक चेतना का, सॉरी सोशल रिलीजियस मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब ये जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है इसमें क्या था, जो सामाजिक धार्मिक में, मतलब जैसे हमें पढ़ना है ब्रह्म समाज, हमें पढ़ना है प्रार्थना समाज, हमें पढ़ना है आर्य समाज, हमें पढ़ना है रामकृष्ण मिशन, हमें पढ़ना है थियोसॉफिकल सोसाइटी, हमें पढ़ना है ये सारे चीज जो आपको मैंने बताया। मतलब मैं अगर लिख दूं तो यहां पर तो हिंदू भी थे भाई, इधर तो यहां हिंदू, मतलब ये तो चीज चल ही रहा है। मिडल में आपका मुस्लिम भी थे, मैं मुस्लिम भी लिख दे रहा हूं, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और साथ साथ एक और नए वर्ग का उदय हो गया था, दलित भी थे, यानी तीनों के लिए होगा। तो हिंदू के लिए क्या क्या आंदोलन होंगे, जैसे मैं लिख दे रहा हूं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी थे, रामकृष्ण मिशन। इस ऐसे ही बहुत सारी चीजों, तथ्यों का अवलोकन हमें करने हैं। अगर मुस्लिम धर्मों में या मुस्लिम समुदाय में अगर संशोधन की बात किया जाए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात किया जाए, तो जैसे आप ले लो अलीगढ़, आप ले लो अहमदिया, जो मुस्लिमों समुदाय से बिलोंग करते हैं, आप ले लो बहावी, आप ले लो देवबंद, ये सारे जो आंदोलन थे, या फिर आप बोल सकते हो ये सब जो सुधार से रिलेटेड, यानी समाज और धर्म को सुधारने के लिए कुछ आंदोलन, कुछ चीजें चली थी, और वो थी मुस्लिमों के लिए, ये एक हिंदुओं के लिए, मुसलमान और दलित वर्ग के लिए भी थे, जैसे सत्यशोधक समाज थे, आत्मसम्मान आंदोलन था, बायकोम सत्याग्रह था, मैं लिख दे रहा हूं यहां बायकोम सत्याग्रह, और इसके साथ साथ आत्मसम्मान आंदोलन। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मैंने क्या बोला कि ये जो आपका सोशल रिलीजियस मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, समाज और धर्म है, चूंकि यहां पर उपस्थित जितने भी समाज में रहने वाले धर्म से रिलेटेड लोग थे, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री को उठा लूं या फिर इधर के चीजों को ले लूं, तो मैं हिंदुओं में जैसे ब्रह्म, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन वगैरह को पढ़ना है। मुस्लिम में जो समुदाय में जो कुरीतियां थी, जैसे उस कुरीतियों को दूर करने के लिए अलीगढ़, अहमदिया, देवबंद, बहावी को मैंने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर। दलितों में भी बहुत सारी अशुद्धियां थी, उसको ठीक करने के लिए सत्यशोधक समाज, बायकोम सत्याग्रह, आत्मसम्मान आंदोलन का शुरुआत हुआ। दोस्तों अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक की ओर, और वो अगला टॉपिक हमारा है 9th नंबर में, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कंसिस्टेंस इन इंडिया, यानी राजनीतिक चेतना का विकास। अब ये राजनीतिक चेतना का विकास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें हमें मुख्य रूप से पढ़ना है आधुनिक शिक्षा का विकास, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका डेवलपमेंट के बारे में जो जो चीजें हुई उसके बारे में जैसे पढ़ना है। क्या वुड घोषणा, वुड डिस्पैच के बारे में आप लोग पढ़ोगे, जो शिक्षा से संबंधित है। वुड डिस्पैच मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में ज्यादा अच्छा हो। वुड घोषणा पढ़ना है आपको, हंटर आयोग पढ़ना है, इसके साथ भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पढ़ना है जो 1904 का था, सैंडलर आयोग पढ़ना है, हार्टिंग समिति पढ़ना है, वर्धा योजना पढ़ना है, सार्जेंट आयोग पढ़ना है। ये सारा चीज जो होगा ये शिक्षा से संबंधित, आधुनिक शिक्षा से संबंधित होगा। इसके अलावा भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास भी आप इसके अंतर्गत पढ़ोगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ रही होगी। अब मैं चलता हूं अपने पॉइंट की ओर, पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक सोसाइटी थी या राजनीतिक संस्थान था, राजनीतिक समितियां थी, उसके बारे में चर्चा करना। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी थी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी, मुंबई एसोसिएशन था, पूना सार्वजनिक सभा था, मद्रास महाजन सभा था। इन सभी चीजों को पढ़ना है इसके अंतर्गत, पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। और मजेदार टॉपिक आएगा आपका नेशनल मूवमेंट, यानी राष्ट्रीय आंदोलन। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जब पढ़ूंगा तो ध्यान रखना, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर होगा आपका नेशनल मूवमेंट, जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जान रहा हूं। और जब ये कांग्रेस की स्थापना होगी
नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस की स्थापना, इसमें एक पढ़ लूंगा हम लोग। 1885 में बम्बई में ए ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और दादा भाई नौरोजी जो सर्वाधिक 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो आपके ये थे तैयब जी थे। और प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो आपकी सरोजिनी नायडू थी। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कम उम्र के कौन थे, तो आपके जो अबुल कलाम आजाद हैं, अबुल कलाम थे। तो इन सारी चीजों को लेकर मैं चलूंगा, आजादी के समय में कौन था, ये सारा चीजों को मैं याद ही करवा दूंगा क्लास में। आप लोग छोड़ना मत और याद रखना कि अगर समझ में आ रही होगा तो लाइक जरूर करना, ताकि आपके कॉन्फिडेंस से मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले और मुझे लगे कि बच्चों को ये चीज समझ में आ रही है। और सब्सक्राइब जरूर करना और जितने भी दोस्त होंगे सभी को जरूर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जो जो मैं पूछ रहा हूं। नेशनल मूवमेंट को अगर मैं बांटूं तो 3 भागों में बांट सकता हूं। एक होगा इसका उदारवादी चरण, उदारवादी चरण लिबरल होगा ये। उदारवादी चरण मतलब जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, उस समय में जब बंग भंग आंदोलन हुआ 1905 तक की घटनाओं को मैं सारगर्भित करूंगा। और दूसरा अगर मैं ले लूं तो उग्रवादी चरण, जहां उग्र रूप होगा, ज्यादा झगड़ा झंझट होगा। तो 1905 से ये मतलब 1905 बंगाल विभाजन की काल से लेके जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है 1919 के लगभग तक ले लूं, और भी बहुत सारे घटना, जलियांवाला बाग है, रॉलेट एक्ट है, खिलाफत आंदोलन है, सब मैं बताऊंगा दोस्तों। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और सारे चीजों को मैं बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा कि आपका हिस्ट्री आपके पास होगा। इसके बाद तीसरा चरण होगा बहुत ही महत्वपूर्ण और वो होगा गांधीवादी चरण। और ये गांधीवादी चरण में बेसिकली हमें पढ़ना है 1990 और 1947 तक, ये गांधीवादी चरण। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ये जो मैंने टॉपिक बताया ये था नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन। और ये राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी चरण 1885 1850 से 1905 तक, उग्रवादी चरण जो था 1905 से 1919 तक, और गांधीवादी चरण जो था 1919 से 1947 तक आप लोगों को पढ़ने हैं। और इसके बाद मैं चलता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और वो हमारा अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल। ये जो आप देख पा रहे हो यहां मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, गवर्नर जनरल। गवर्नर मतलब जो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे। मतलब यहां मैं स्टार्ट करूंगा लॉर्ड क्लाइव से। लॉर्ड क्लाइव, द्वैत शासन आया था यहां पर, डुएल क्या होता है सभी चर्चा करूंगा मैं। मतलब 1757 से स्टार्ट होगा, लॉर्ड क्लाइव से शुरू होगा। और जो माउंट बेटन आएगा, माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना जो जून 1947 में आया था, माउंट बेटन योजना, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया था, सब में चर्चा करूंगा। तो माउंट बेटन योजना जो 1947 में आई थी, तो ये माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन जो थे वहां से लेकर और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि भारत जब आजाद हो गया तो उस समय में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे जो 26 जनवरी 1950 इसकी आंकड़े के बारे में हम लोगों को चर्चा करने हैं। तो दोस्तों मैंने अभी क्या बताया कि लॉर्ड क्लाइव यानी 1757 से हमें शुरू करना है और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तक 26 जनवरी 1950 तक लेकर चलना है। इस बीच जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय यहां पर आए, अब ये गवर्नर जनरल क्या होता है, वायसराय क्या होता है, इनकी उपयोगिता क्या थी, इनका काम क्या था, इनका फेज क्या था, क्या क्या घटनाएं इसके अंतर्गत घटी, इन सारे चीजों का अवलोकन हमें इस चैप्टर के अंतर्गत करना है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा चैप्टर वाइज करके जब स्टार्ट करूंगा तो। और जो भी दोस्तों बचेगा वो सारा को मैं डाल दूंगा मिसलेनियस में, विविध में। जो भी बचे खुचे प्रश्न होंगे सारा मिसलेनियस के अंतर्गत, जैसे प्रमुख नारे हो गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, संपूर्ण क्रांति के बारे में कौन बोला, कर मत दो कौन बोला, है ना, करो या मरो कौन बोला, है ना, आराम हराम है, मारो फिरंगी को, इस तरह के, तुम मेरे सर पे किएगा लाठी का एक प्रहार अंग्रेजों के तबूतों के किल साबित होंगे, ये सारे नारे किसने दिए। और भी बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं जिसको लिखने वाले लोग थे, और भी इस तरह की कई तरह की ऐसे फैक्ट्स होंगे जो हम लोगों को मिसलेनियस के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का इतिहास का सिलेबस, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट किया। और दूसरा पॉइंट था हम लोगों का मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा था हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री। और ये एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के अंतर्गत जो भी चीज हम लोगों को पढ़ने थे वो सारा सिलेबस हमने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। आप लोग भी अपने कॉपी में अच्छे से नोटबुक में उतार कर रख लेना। और इतिहास पढ़ने के लिए एकदम दिमाग को शांत रखना, खुला रखना, जस्ट लाइक पैरासूट के जैसा खुला रखना। मैं छोटा सा एक मोटिवेशनल बात बता दूं आप लोग को। आप जब देखोगे कि जब प्लेन क्रैश करने वाला रहता है, जब डूबने वाला रहता है, मतलब डूबना इन द सेंस कि जब वो क्रैश करने वाला होता है, तो उस समय में क्या होता है, जो भी यात्री वहां से जंप करते हैं तो अपने साथ एक पैरासूट रखते हैं। और सपोज करो वो पैरासूट अगर खुले नहीं, वो ओपन ना हो,
और वो ये दिमाग में रखे कि मेरे पास तो बैग है, पैरासूट है, और वो पूरा एकदम हिचकोली खाता हुआ अगर वो नीचे गिरते जा रहा है, क्या उसका जान बच पाएगा? बिल्कुल नहीं। पैरासूट है, जंप भी किया, जब तक कि वो खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा, तब तक उस व्यक्ति की जान नहीं बच सकती। और वो पैरासूट जैसे ही ओपन होता है, जैसे ही वो खाली होता है, ओपन होता है, और ओपन होते ही के साथ उसकी जान बच जाती है। मतलब आपका दिमाग एक पैरासूट है, जस्ट लाइक पैरासूट। और पैरासूट अगर खुला रहेगा तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें आप कवर कर पाओगे। अगर पैरासूट पहले से क्लोज रहेगा दोस्तों, तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। तो जो भी मैं बता रहा हूं उसको अपने दिमाग को पैरासूट की भांति रखना और सभी चीजों को हटाकर फेंक देना और एकदम स्टार्टिंग से इस चीज को लेकर चलना। देखना एक दिन इतिहास आपका होगा और आप भी एक इतिहास को बना पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज जो भी मैंने सिलसिला स्टार्ट किया है लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को बताने का, ये सारी चीजें उम्मीद है कि समझ में आप लोगों को आ रही होगी बखूबी तरीके से। और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं अगले टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। पार्टिकुलरली एक एक टॉपिक वाइज लूंगा और मैप के साथ बताऊंगा। अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये हमारा ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगी। मैं अविनाश चंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके, जीएस और जीए, और ये सारी चीज जो आप लोगों को समझ में आई, अगर अच्छे से समझ में आई तो लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जब आप बेल का आइकन दबाओगे तो आपके पास वो अपलोड वीडियो तुरंत आपके मोबाइल या सिस्टम में शो करेगा, जहां से आप आसानी से देख सकते हो। और जितना ज्यादा अधिक हो पाए शेयर कर पाओ। और उम्मीद है जब मैं लाइव क्लास आप लोगों का स्टार्ट करूंगा तो लाइव क्लास में क्यूज सेक्शन भी होगा, और क्यूज सेक्शन में सभी बॉयज एंड गर्ल्स का एक ग्रुप भी होगा, और वो क्यूज सेक्शन मेरा लाइव होगा और बहुत ही मजेदार स्थिति होगी जब मैं लाइव आप लोगों के सामने आऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का ये सफर अच्छा लगा होगा और आप अपने विशेष जो अपना मंतव्य है, जो अपने विचारधारा हैं, वो सारे विचारधाराओं को आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो करियर हब एडू ये सारे संचालित करते हुए आपको एक अच्छा मंच प्रदान कर रहा है, ताकि आप यहां से अच्छा चीज़ों को प्राप्त कर पाओ। छोटे से छोटे और बड़े चीज़ों के शून्य से शिखर तक का सफर आप लोग चलो। तो दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब मैं अपना लेक्चर को खत्म कर रहा हूं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, अगले नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।